पिछले 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया 6 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। हमने सब क्लासिफिकेशन देखा कम्युनिटी और इकोसिस्टम का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम की। भारत के भविष्य को मेरा अभिवादन। स्वागत है आप सबका CTRD में। साथियों, इंसान की फितरत है कि जब तक उसे किसी भी चीज में पैटर्न्स नहीं नजर आते तब तक उसके लिए उस चीज को समझना बेहद मुश्किल होता है। यही कोशिश लगातार इकोलॉजिस्ट्स करते रहे हैं व्हेन इट कम्स टू आवर नेचर। हमारे नेचर में जो एग्जिस्टिंग पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके इकोलॉजिस्ट्स ने उन्हें कैटेगरीज में बांटने की कोशिश की ताकि वे उसे बेहतर तरीके से समझ सकें और उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट की जो रिलेशनशिप है उसको भी बेहतर तरीके से समझ सकें। जितने भी डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, उन क्लाइमेटिक जोन्स के बदलते ही वहां पाई जाने वाली वनस्पतियां यानी वेजिटेशन और वहां पाई जाने वाली एनिमल लाइफ वो कैसे चेंज हो जाती है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए इकोलॉजिस्ट्स ने सहारा लिया 2 फैक्टर्स का, जो है टेम्परेचर और एनुअल प्रेसिपिटेशन। मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। हम पहले बात करते हैं लैटिट्यूडनल जोन्स की। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार है, ये एक स्फीयर है और पृथ्वी पर नेविगेशन और लोकेशन को एक्यूरेटली पिन पॉइंट करने के लिए ज्योग्राफर्स ने इसे डिवाइड किया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में। ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइंस देख रहे हैं ये कहलाती हैं लैटिट्यूड्स और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं जो पोल से पोल जाती हैं ये कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड्स। इस पिक्चर में आपको केवल हॉरिजॉन्टल लाइंस ही दिखाई देंगी जिन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड्स की शुरुआत होती है धरती के बिल्कुल सेंटर से, जो इक्वेटर है जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लैटिट्यूड्स का नंबर बढ़ता चला जाता है। ये 0 से और 90 डिग्री तक जाती हैं और 90 डिग्री पर ये बिल्कुल पोल की लोकेशन होती है। ये लोकेशन आपकी 90 डिग्री नॉर्थ है और नीचे आपका 90 डिग्री साउथ है। जहां पर हम 90 डिग्री अचीव कर लेते हैं वो पोल कहलाता है, तो इसीलिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लैटिट्यूड्स का महत्व हमारे लिए यहां से शुरू होता है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड्स 0 डिग्री से बदलते चले जाते हैं वैसे वैसे वहां की रेनफॉल और टेम्परेचर कंडीशंस बदलती चली जाती हैं। और ये सब होता है प्राइमरीली सूरज की किरणों की वजह से, क्योंकि सूरज की किरणों का एंगल जो धरती पर है वो भी हर लैटिट्यूड के साथ बदलता चला जाता है, जिस वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है उस ऊर्जा में जो सूरज डिलीवर कर रहा है धरती पे, जिसे हम इंसोलेशन कहते हैं। इंसोलेशन में आने वाले परिवर्तन की वजह से आपको फर्क देखने को मिलता है टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की कंडीशंस में। प्रेसिपिटेशन से यहाँ पे मेरा अर्थ है दोस्तों रेनफॉल और स्नोफॉल। जब आप इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 0 डिग्री इक्वेटर से जब आप नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिलेगा और 23.5 डिग्री साउथ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मिलेगा। वो हिस्सा जो इन दोनों लैटिट्यूड्स के बीच में आता है यह हिस्सा कहलाता है ट्रॉपिक्स। यहाँ पर सूरज से मिलने वाली ऊर्जा सबसे अधिक होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो एरिया है और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ के बीच में जो एरिया है ये कहलाता है टेम्परेट जोन। ये वो क्षेत्र है जहां पर सूरज की इंसोलेशन ट्रॉपिक्स से कम है लेकिन पोल्स से ज्यादा है। यहाँ पर आपको सीजनैलिटी देखने को मिलती है, यानी कि पूरे साल सीजन्स बदलते हैं इस क्षेत्र में। ट्रॉपिक्स में पूरे साल सीजन्स मोर और लेस सेम ही रहते हैं। जब हम पोल्स की बात करते हैं तो पोलर जोन कोल्ड जोन्स होते हैं, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें सबसे कम पहुंचती हैं। सूरज की किरणें सबसे कम पहुंचने की वजह से यहाँ तापमान भी सबसे कम रहता है और प्रेसिपिटेशन यहाँ पे ठीक ठाक होती है, जिस वजह से ये पोल्स लगातार आइस बाउंड रहते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि बर्फ से ढके रहते हैं साल भर। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप ट्रॉपिक्स, टेम्परेट और पोलर जोन को ठीक तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब हम आगे बात करेंगे। अब हम लौटते हैं इस ग्राफ पर। मैंने आपको बताया कि कैसे इकोलॉजिस्ट्स ने या डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने कोशिश की अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स की वजह से आने वाले वेजिटेशन और एनिमल्स में जो वेरिएशंस हैं उन्हें एक्सप्लेन करने की। उसके लिए उन्होंने सहारा लिया टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन जैसे फैक्टर्स का। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर आपको मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेगा जो सेंटीमीटर्स में है, यानी कि साल में होने वाली औसत बारिश
ये बारिश भी हो सकती है और स्नोफॉल भी इसमें इंक्लूडेड है। वाई एक्सिस पे आपको देखने को मिलता है मीन एनुअल टेम्परेचर, जिसे डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया गया है। ये स्केल रन करता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से -15 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस ग्राफ के मैं आपको 3 कॉर्नर्स समझाता हूँ। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वो क्षेत्र है जहां पर तापमान सबसे अधिक है लेकिन बारिश सबसे कम है। वाई एक्सिस के टॉप पे ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर तापमान सबसे कम है और बारिश भी सबसे कम है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ 450 के आसपास, ये पॉइंट साथियों वो पॉइंट है जहां तापमान भी सबसे अधिक है और बारिश भी सबसे अधिक है। जब आप ये 3 पॉइंट समझ लेते हैं इस ग्राफ के, तो इसके बाद आपके लिए इस ग्राफ को समझना आसान हो जाता है। इस ग्राफ पर साइंटिस्ट ने कोशिश की कि जितने क्लाइमेटिक जोन्स हैं उन्हें इस पैमाने पर परखा जाए, और इस पैमाने पर जब उन्होंने प्लॉट करना शुरू किया इन एरियाज को, तो कुछ ऐसा पैटर्न निकल कर आया। जब हम इस पैटर्न को ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसा क्षेत्र जहां तापमान सबसे अधिक है और बारिश सबसे कम, ये डेजर्ट का क्षेत्र है या सेमी डेजर्ट का क्षेत्र है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जाएंगे तो ये सेमी डेजर्ट से और टुंड्रा में बदल जाएगा जब आप यहाँ पे न्यूनतम तापमान पे पहुंच जाएंगे और सबसे कम बारिश के स्तर पर पहुंचेंगे। जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे तो बारिश बढ़ रही है, जैसे जैसे आप इधर बढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर घट रहा है। आप जब इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो इसी क्षेत्र में जहां पर तापमान अभी अधिक है लेकिन वर्षा बढ़ने लगी है, यानी बारिश 50 सेंटीमीटर के आसपास होने लगी है, यहां आपको थॉर्नी स्क्रब्स देखने को मिलेंगे। या फिर जब तापमान और घटेगा और बारिश 50 सेंटीमीटर ही रहेगी तो ये आपको श्रबलैंड का एरिया देखने को मिलेगा, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर झाड़ियां हैं। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो 100 सेंटीमीटर के रेनफॉल के क्षेत्र में और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक के तापमान के क्षेत्र में आपको सवाना और ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। इससे कम अगर तापमान रहता है, वुडलैंड भी देखने को मिल सकती है, जिन्हें हम जंगल कहते हैं, जो कम घने जंगल होते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल के आसपास और जब टेम्परेचर 25 से 20 डिग्री के बीच में है तो हमें ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट देखने को मिलता है साथियों। जब हम थोड़ा और तापमान कम करते हैं और वर्षा इतनी ही रहती है तो हमें टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और यदि हम इससे और ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर टाइगा जैसा क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, जिसमें रेनफॉल 100 से 150 के बीच में है और टेम्परेचर आपका सब जीरो टेम्परेचर है। ऐसे ही आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन कंडीशंस को समझ सकते हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट की कंडीशंस को समझ सकते हैं। ट्रॉपिकल का जब आप देखेंगे तो यहाँ पर तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच में ही है और रेनफॉल जो है 400 से 450 सेंटीमीटर के बीच में है सालाना। और यही वो क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। कितने तरह के बायोम होने चाहिए, इस चीज को लेकर साइंटिस्ट्स का अलग अलग मत रहा है। कोई एक यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं है। कुछ लोगों ने इसे 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया, कुछ लोगों ने 7 और 9 टाइप्स में भी इसे क्लासिफाई किया। वहीं पर कुछ जब हम बुक्स उठाते हैं तो हमें 9 से ज्यादा प्रकार भी देखने को मिलते हैं बायोम्स के। लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए और यूपीएससी के पैटर्न के हिसाब से 7 और 9 टाइप्स पे ही फोकस करेंगे। जब हम 7 टाइप्स ऑफ बायोम्स को देखते हैं तो 7 टाइप्स ऑफ बायोम्स को क्लासिफाई करने के पीछे प्राइमरी जो क्राइटेरिया साइंटिस्ट्स ने लिया वो वेजिटेशन था। इसी वजह से इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको एक्वाटिक जोन्स नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि फ्रेश वाटर और मैराइन है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैराइन या फ्रेश वाटर एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में आपको कोई डोमिनेंट वेजिटेशन टाइप नहीं देखने को मिलता। और उनके बगैर 7 टाइप्स जो क्लासिफाई किए गए वे थे सवाना, डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, बोरियल फॉरेस्ट और टुंड्रा टाइप ऑफ बायोम्स। लेकिन वहीं पे कुछ इकोलॉजिस्ट्स का मत था कि पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा एक्वाटिक जोन्स में एग्जिस्ट करता है, उसे आप बायोम्स की क्लासिफिकेशन से बाहर छोड़ ही नहीं सकते। तो जब मैराइन और फ्रेश वाटर एक्वाटिक जोन्स को भी इसमें शामिल किया गया तो 9 टाइप के बायोम्स सामने आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला बायोम समझने से। सबसे पहला टाइप ऑफ बायोम है टुंड्रा। टुंड्रा की जब आप लोकेशन देखेंगे तो आपको ये आइस बाउंड पोल्स के पास नॉर्थ और सदर्न मोस्ट रीजन में देखने को मिलेगा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको टुंड्रा देखने को मिलेगा। इसके जब हम मीन एनुअल टेम्परेचर की बात करें तो ये -11 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपको देखने को मिलता है। यहाँ होने वाली रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन
जो स्नोफॉल के रूप में भी होती है, वो आपको 10 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर के बीच में देखने को मिलेगी। यहाँ की अगर हम फ्लोरा और फोना की बात करें, फ्लोरा यानी कि वनस्पतियां यहाँ की, और फोना यानी कि यहाँ पर जो एनिमल लाइफ फॉर्म्स हमें मिलती हैं, उनकी जब हम बात करते हैं, अब देखेंगे कि यहाँ पर पेड़ नहीं होते। मैंने यहाँ पर एक पिक्चर लगाई हुई है, आपको इसमें कहीं भी इस लैंडस्केप में पेड़ नहीं नजर आएगा। यहाँ पे आपको केवल छोटी झाड़ियां देखने को मिल सकती हैं, वो भी सदर्न पार्ट में। जैसे अगर यहाँ पर एक टुंड्रा का बायोम लोकेटेड है, तो ये इसका नॉर्दर्न पार्ट हो गया और ये इसका सदर्न पार्ट हो गया। इस सदर्न पार्ट में आपको फिर भी झाड़ियां देखने को मिल सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे नॉर्थ में चलते जाएंगे वहां आपको झाड़ियां नहीं देखने को मिलेंगी। वहां पे आपको देखने को मिलेंगे लाइकन्स, मॉसेस और सेजेस। लाइकन्स मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये सिंपलेस्ट प्लांट फॉर्म है। मॉसेस और सेजेस की जब हम बात करते हैं तो लाइकन्स के बाद आने वाले सबसे सिंपलेस्ट प्लांट फॉर्म्स ये मॉसेस और सेजेस है। टिपिकल एनिमल्स जो यहाँ पे मिलते हैं वो है रेनडियर, आर्कटिक फॉक्स और पोलर बेयर जैसे जानवर। एक खास बात टुंड्रा रीजन की ये है कि यहाँ पर आपको रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस देखने को नहीं मिलेंगे। उसका कारण ये है साथियों कि रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस पॉइकिलोथर्मिक होते हैं। पॉइकिलोथर्मिक का मतलब है कोल्ड ब्लडेड, यानी ये ठंडे खून के प्राणी होते हैं। ठंडे खून के प्राणी कभी भी ऐसे क्षेत्रों में नहीं सरवाइव कर पाएंगे जहां पर टेम्परेचर कम होता है, क्योंकि इन्हें एक सनलाइट वाला सूटेबल क्लाइमेट चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। अगला टाइप जो बायोम का है हमारा वो है टाइगा। टाइगा को हम कोनिफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं या बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ जितने पेड़ मिलेंगे आपको वो कोन शेप्ड के मिलेंगे, और इन कोन शेप पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो भी नीडल लाइक मिलेंगी आपको। इसी वजह से इन्हें कोनिफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर मीन एनुअल टेम्परेचर आपको -1 डिग्री सेंटीग्रेड से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलेगा, और प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलेगी 50 से 250 सेंटीमीटर के बीच में। डोमिनेंट वेजिटेशन जैसे मैंने आपको बताया कि कोनिफेरस ट्रीज यहाँ पे मिलेंगे, जिनमें कुछ प्रजातियां हैं स्प्रूस, पाइन और फर। यहाँ पर पाई जाने वाली फोना में आपको मिलेंगे बर्ड्स, हॉक और कार्निवोर्स और साइबेरियन टाइगर जैसे जीव। यहाँ भेड़िए भी आपको देखने को मिलेंगे। इस क्षेत्र में जो आपका तापमान है वो टुंड्रा से अधिक मिलता है आपको, और बारिश या प्रेसिपिटेशन भी आपको टुंड्रा से ज्यादा देखने को मिलती है। इस मैप में आप देख सकते हैं ये टाइगा की लोकेशन है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टाइगा केवल नॉर्थ हेमिस्फेयर में ही क्यों है। टाइगा सदर्न हेमिस्फेयर में क्यों नहीं देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। टाइगा की जो लोकेशन है साथियों वो 50 डिग्री नॉर्थ से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जंगल आपको टेम्परेट रीजन या पोलर रीजन की बाउंड्री लाइन पे या बॉर्डर लाइन पे ही आपको देखने को मिलेंगे। 50 डिग्री नॉर्थ में तो काफी अच्छा लैंड मास है जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की बात करते हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फेयर में 50 डिग्री साउथ के बाद कोई लैंड मास आपको नजर नहीं आता है। जो है वो आइस बाउंड पोल ही मिलेगा आपको। जमीन ना होने की वजह से सदर्न हेमिस्फेयर में हमें कॉनिफेरस फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलेंगे। तीसरे टाइप का जो बायोम है वो है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। जैसा कि नाम ही आपको बता रहा है टेम्परेट, यानी कि ये टेम्परेट रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये टेम्परेट रीजन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से नीचे का जो हिस्सा है वो टेम्परेट रीजन आएगा। डेसिडुअस का अर्थ है यानी कि ये ऐसे पेड़ हैं जो कि अपनी पत्तियां झाड़ते हैं साल में एक बार, या जिनमें पतझड़ आपको देखने को मिलता है। टेम्परेट फॉरेस्ट का मीन एनुअल टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ होने वाली प्रेसिपिटेशन 60 सेंटीमीटर से 220 सेंटीमीटर के बीच में होती है। इसके क्षेत्र की जब हम बात करें तो आपको नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोप और एशिया में भी आपको देखने को मिलेगा। भारत के भी कुछ हिस्सों में, खासकर हिमालय के हिस्सों में आपको ये टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, और यही चीज आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी देखने को मिलेगी। साउथ अमेरिका में भी आपको टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पाई जाने वाली फ्लोरा में ट्रीज शामिल हैं जैसे मेपल और चेरी। ज्यादातर एनिमल्स वही हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं। आपको यहाँ पे टाइगर्स देखने को मिलेंगे, हिरन देखने को मिलेंगे, बड़े हर्बीवोर्स देखने को मिलेंगे। ये जनरली सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरियाज हैं दुनिया के, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर फॉरेस्ट्स को तो साफ कर दिया गया है, काफी हद तक उन्हें एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, और फॉरेस्ट डेंसिटी वैसे भी यहाँ पर कम ही देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रीजन्स। अगला टाइप ऑफ बायोम है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसका भी आप मतलब समझते हैं
23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो हिस्सा है वो ट्रॉपिक्स कहलाता है। और यहाँ पर रेन फॉरेस्ट का मतलब है वर्षा वन, यानी ऐसे वन जहां पर बारिश आपको अधिक देखने को मिलती है। यहाँ पर मीन एनुअल टेम्परेचर 18 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और बारिश आपको 150 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर के बीच देखने को मिल सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर रेंज यहाँ की काफी कम है। टेम्परेचर वेरिएशन जो साल भर में आता है वो 7 डिग्री के आसपास ही आता है। इस वजह से पूरे साल यहाँ पर एक ही तरह का क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। इसे हम इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी कहते हैं। इस तरह के क्लाइमेट में आपको हाई बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है और हाई वेजिटेशन डेंसिटी भी देखने को मिलती है। ये बेहद घने जंगल होते हैं साथियों। और 7% अर्थ का जो सरफेस है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कवर्ड है। 40% जो वर्ल्ड की प्लांट और एनिमल स्पीशीज हैं वो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती हैं। यहाँ पर ब्रॉड लीफ एवरग्रीन ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं और ज्यादातर जो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी है वो आपको ट्री टॉप्स में कंसेंट्रेटेड मिलेगी। एपिफाइटिक प्लांट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। एपिफाइटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हाई होती है। ये एपिफाइटिक प्लांट्स दूसरे पेड़ों पर उगते हैं। इनकी जड़ें हवा से ही मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती हैं। 5वां बायोम है आपका सवाना। सवाना एक टाइप का ग्रासलैंड ही है, लेकिन एक टिपिकल ग्रासलैंड के मुकाबले सवाना कुछ अलग होता है। एक तो सवाना ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलता है। इसका सबसे एक्सटेंसिव हिस्सा आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। सवाना लैंडस्केप साथियों, अगर आपने टेलीविजन में भी देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल्स पे आपने देखा होगा कि सवाना को जब हम देखते हैं अफ्रीका में तो वहां पर घास के मैदान होते हैं बड़े बड़े और उनके बीच में आपको पेड़ देखने को मिलते हैं, आइसोलेटेड ट्रीज। ये स्कैटर्ड ट्रीज जो हैं ये ही टिपिकल लैंडस्केप को जन्म देते हैं सवाना के। यहाँ पर जो वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है वो फायर रेजिस्टेंट थॉर्नी श्रब्स, कांटेदार झाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं जो फायर रेजिस्टेंट होती हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली जो एनिमल लाइफ है उसमें आपको ग्रेजर्स और ब्राउजर्स की काफी वैरायटी देखने को मिलती है। ग्रेजर्स वो जानवर होते हैं जो कि घास खाते हैं और ब्राउजर्स वो जानवर होते हैं जो कि पेड़ों पर उगने वाली या झाड़ियों पर उगने वाली पत्तियों को खाते हैं। उदाहरण आपको यहाँ पर दे रखे हैं एंटीलोप, बफेलोज, जीब्रास, एलिफेंट एंड राइनोज। जो कार्निवोर्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर लायन, चीता और हाइना जैसे कार्निवोर्स मिलते हैं और बहुत सारे रोडेंट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सवाना की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये अफ्रीकन सवाना है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी आपको सवाना देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले सवाना को जो ब्राजील के क्षेत्र में मिलता है वहां काम्पोस कहते हैं और वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। जो लाइटर ग्रीन शेड्स आप देख रहे हैं ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है साथियों। टेम्परेट ग्रासलैंड्स टेम्परेट क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं आगे, पर फिर भी आप देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका में इन्हें प्रेरीज कहते हैं ग्रासलैंड्स को। एशिया और यूरोप में इन्हें स्टेप्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सदर्न हिस्से में इन्हें डाउन्स कहते हैं। साउथ अफ्रीका में जो पाए जाने वाले ग्रासलैंड्स हैं उन्हें वेल्ड कहते हैं और पाम्पस भी एक टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहाँ आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपको दे रखे हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड में जो मीन एनुअल टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा वो 0 डिग्री से 25 डिग्री तक हो सकता है। सीजनल वेरिएशंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं और जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है वो 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। यहाँ ग्रासेस डोमिनेट करती हैं और जैसा सवाना के लैंडस्केप में आपको देखने को मिला था कि एक आइसोलेटेड ट्रीज आपको वहां देखने को मिले थे, आइसोलेटेड ट्रीज आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको केवल ग्रासलैंड्स देखने को मिलेंगे। एनिमल लाइफ में यहाँ पर लार्ज हर्बीवोर्स मिलते हैं जैसे बाइसन, एंटीलोप, कैटल, रोडेंट्स और काफी तरह के नेस्टिंग बर्ड्स भी। ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स है साथियों, आप इन पर नजर डालिएगा और इन्हें याद करिएगा। अगला बायोम है डेजर्ट बायोम। डेजर्ट एरियाज वे एरियाज है जहां पर मीन एनुअल टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन आपको 10 से 50 सेंटीमीटर तक देखने को मिल सकती है। इसे आप 20 डिग्री की जगह 30 डिग्री कर लो। जितने भी डेजर्ट्स हैं ये आपको कॉन्टिनेंट के इंटीरियर्स में देखने को मिलेंगे जहां पे बहुत कम या फिर कम समय के लिए रेनफॉल देखने को मिलता है। कम ह्यूमिडिटी होती है। दिन यहाँ पर बेहद गर्म होते हैं और रातें बेहद ठंडी होती हैं। जैसा आप देख सकते हैं रात में यहाँ पे टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही पहुंच जाता है। फ्लोरा जो यहाँ पर मिलती है यानी वेजिटेशन, वो ऐसी वेजिटेशन होती है जो सूखे में अच्छे से सर्वाइव कर सके। ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज यहाँ हमें देखने को मिलती हैं जैसे कैक्टस, यूफोर्बियाज या सेज ब्रश। और जो फोना की हम बात करें यानी एनिमल लाइफ फॉर्म्स की,
तो हमें रेप्टाइल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, काफी तरह के सांप देखने को मिलते हैं, स्मॉल मैमल्स और बर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि थार डेजर्ट दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड डेजर्ट है। एक्वाटिक बायोम्स में दो ही तरह के सिस्टम्स आते हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैराइन इकोसिस्टम या मैराइन बायोम। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी इनकी कंडीशंस का जिक्र किया था कि हम इन्हें किस आधार पर क्लासिफाई करते हैं। ये सैलिनिटी की टेबल दी हुई है आपको, आप प्लीज इसे देखें और एक बार रिवाइज करें। मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं। फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम्स होते हैं वहां पे आपको सैलिनिटी 1% देखने को मिलती है पानी में, या लगभग 10 पीपीटी आपको सैलिनिटी देखने को मिलती है। पीपीटी से यहां पर मतलब है पार्ट्स पर 1000। ब्रैकिश वाटर जो होता है, यानी कि ऐसा पानी जो एस्चुरीज में हमें देखने को मिलता है, यानी जहां पर नदी और सागर का संगम हो रहा है, वहां पे सैलिनिटी 2% तक हमें देखने को मिलती है या 20 पीपीटी तक। और ओशन के पानी में ये आपको 3.5% या 35 पीपीटी तक देखने को मिल सकती है। डेड सी में, जो कि एक इनलैंड सी है जो किसी ओशन से कनेक्टेड नहीं है, आप इसकी लोकेशन गूगल करें और इसे मैप में देखें। डेड सी में साथियों आपको सैलिनिटी 34 से 35% तक देखने को मिल सकती है। जैसे हम पीपीटी में जब कैलकुलेट करते हैं तो अराउंड 350 पीपीटी आपको देखने को मिलती है। ये पीपीटी का साइन है दोस्तों, और ये परसेंटेज का। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, एक लोटिक और एक लेंटिक। लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो है जहां पर पानी लगातार बह रहा है, जैसे कि रिवर। लेकिन लेंटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम वो है जहां पर पानी स्टेगनेंट है या बह नहीं रहा है, जैसे कि हमारी लेक्स या झीलें हो गई। लोटिक वाटर सिस्टम में आपको फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, रिवुलेट्स, रिवर्स का एग्जांपल दिया गया है। लेंटिक वाटर बॉडीज का एग्जांपल आपको पूल, पॉन्ड, स्वैम्प, बॉक्स दिए गए हैं। मैराइन इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो लगभग धरती का 3/4 हिस्सा यानी 75% एरिया ऑफ अर्थ वो ओशन से कवर्ड है, जहां पर एवरेज डेप्थ जो ओशन की है वो 3750 मीटर है और सैलिनिटी 35 पीपीटी के आसपास है एवरेज। यहाँ पर आपको तरह तरह की मैराइन लाइफ देखने को मिलती है, जिसमें वेल्स, शार्क्स, कोरल्स और बहुत सारी अन्य प्रजातियां शामिल हैं। इसी के साथ हमने खत्म कर लिया है सब क्लासिफिकेशन ऑफ बायोम्स। बायोस्फीयर की जहां हम बात करते हैं साथियों, तो बायोस्फीयर पूरे ब्रह्मांड में फिलहाल तो एक ही है जो हमें पता है, विच इज आवर डियर अर्थ। इसके अलावा हमें किसी और बायोस्फीयर का अभी तक नहीं पता है, हो सकता है कि आगे पता चल जाए। तो इसीलिए आप बायोस्फीयर को लेकर कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। यह वीडियो खत्म होता है दोस्तों। हमने कवर कर लिया है एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सब क्लासिफिकेशन। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।